पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? हाथ उठा सकते हो बस आप, कैसी ड्यूटी है आपकी? मैं ये कह रही हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का यह सिलसिला। देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली में युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुए पुलिस एक्शन ने एक नया राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक मामले को लेकर देश भर के नाराज छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और युवाओं के भविष्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। इस शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर पर भारी बल प्रयोग और बर्बर लाठियां चलाएंगे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस पुलिसिया कार्रवाई को लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन करार दिया है और आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुए इस कड़े क्रैकडाउन को लेकर गहरी चिंता जताई है और निष्पक्ष जाँच की मांग भी की है। फीमेल पुलिस ऑफिसर ने हाथ नहीं उठाए, सारे हाथ उठाने वाले मेल पुलिस ऑफिसर थे। मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का ऑर्डर दिया था। घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कल जो पूरे देश ने देखा किस तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों का भी सर फोड़ा है। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने लड़कियों को पीटा है। देश की संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही भारी राजनीतिक हंगामे, नारेबाजी और गतिरोध के साथ हुई है। संसद सत्र के पहले और दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार को बुरी तरह घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन के बाहर और भीतर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार छात्रों पर हुई इस बर्बरता पर तुरंत विस्तृत चर्चा करानी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है। विपक्ष के लगातार हंगामे और भारी नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा, जिससे विधायी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित करने और राजनीति करने का पलटवार किया है। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष, मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट नहीं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है, जहां विधानसभा में एक बड़ा कानून पास हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भारी चर्चा और हंगामे के बीच राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। बिल पास होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए इसे राज्य के इतिहास का एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवशाली पल बताया है। इस कानून के लागू होने से राज्य में सभी धर्मों और समुदायों के विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के नियम पूरी तरह एक समान हो जाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है और इसे समाज को बांटने वाला कदम बताया है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है।
मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ये भारतीय जनसंघ से हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है और हम पहले से ही समान नागरिक कानून के पक्ष में रहे। आपको स्मरण होगा जब अयोध्या में राम मंदिर के फंड में हुई कथित हेराफेरी और चोरी के मामले ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि देश की अदालतें राजनीतिक अखाड़ा बनने या राजनीतिक नफा नुकसान के लिए नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट का एकमात्र मकसद इस पूरे मामले की निष्पक्ष और सही तरीके से जांच सुनिश्चित करना है। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर राजनीति कर रहे सभी पक्षों और राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत दी है कि इस धार्मिक और कानूनी मुद्दे का राजनीतिकरण बिल्कुल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में गठित विशेष जांच दल यानी SIT की जांच रिपोर्ट के साथ कोर्ट के सामने पेश हो। इस हाई प्रोफाइल मामले की अगली बड़ी सुनवाई अब 27 जुलाई को मुकर्रर की गई है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत और उनकी हिरासत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत दिल्ली के प्रतिष्ठित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि उनके उचित और कड़े इलाज के लिए देश के बेहतरीन डॉक्टरों का एक विशेष मेडिकल पैनल तुरंत गठित किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान एम्स के डायरेक्टर और कई वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम को कोर्ट रूम में खुद मौजूद रहकर उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। वांगचुक पिछले कई दिनों से लद्दाख की सुरक्षा और पेपर लीक की मांगों को लेकर अनशन पर थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इस मामले ने केंद्र सरकार की लद्दाख नीति और नागरिक अधिकारों को लेकर एक बार फिर बड़े राजनीतिक विवाद और तीखे विरोध को जन्म दे दिया है। देश में बढ़ते बैंकिंग घोटालों और सफेदपोश अपराधों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने एक बहुत बड़े और चौंकाने वाला एक्शन लिया है। CBI की अलग अलग टीमों ने एक साथ देश के 4 प्रमुख राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी और सघन तलाशी अभियान को अंजाम दिया है। यह पूरी कार्यवाही करोड़ों रुपए के एक बड़े और सुनियोजित बैंक धोखाधड़ी मामले में दर्ज FIR के आधार पर की गई है। छापेमारी के दौरान CBI ने कई संदिग्ध के ठिकानों से भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत और बेनामी संपत्तियों के कागजात जब्त किए हैं। इस बड़े वित्तीय घोटाले के तार कई रसूखदार राजनेताओं और बड़े कॉरपोरेटर घरानों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे सियासी हड़कंप मचा हुआ है। सजा याफ्ता आसाराम की जेल से रिहाई और उनके खराब स्वास्थ्य की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए एम्स के निदेशक को उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए तुरंत एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जेल से बाहर आने के लिए आसाराम द्वारा बीमारी का जो आधार बनाया जा रहा है उसका सच क्या है। लंबे समय से जेल में बंद आसाराम के समर्थक लगातार उनकी गंभीर बीमारी का हवाला देकर कोर्ट से राहत या पैरोल की गुहार लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद अब एम्स के डॉक्टरों का पैनल आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट की गहन जांच कर अंतिम रिपोर्ट अदालत को सौंपेगा। सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों और देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील अखनूर सेक्टर के परकवाल इलाके से सुरक्षा बलों ने सीमा सुरक्षा को भेदते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को धर दबोचा है। पकड़े गए इस संदिग्ध नागरिक से सेना, स्थानीय पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियां एक सीक्रेट लोकेशन पर बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। शुरुआती जांच में सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि यह शख्स सीमा पार बैठे अपने आकाओं के लिए भारतीय ठिकानों की रेकी या जासूसी करने के मकसद से घुसा था। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की राजनीति और अपराध की सबसे बड़ी और तीखी खबरें।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर न्यूज 007 को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि इन आपराधिक और राजनीतिक घटनाओं पर आपकी निजी राय क्या है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सच्ची खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।